The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों ने सारी बेसिक वाली बातें की, जहां पर आप लोगों ने कम्यूटेटर को पढ़ा, हर्मिटिसिटी को पढ़ा, आइगन वैल्यू को पढ़ा, प्रोबेबिलिटी को पढ़ा और नॉर्मलाइजेशन को पढ़ा। उन सबको पढ़ने के बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री और उसके बाद आपने पढ़ी श्रोडिंजर इक्वेशन। और पोस्टुलेट्स के अंदर आपके पास 4 मॉडल्स थे जिनकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। और अभी तक आप लोग पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रेडियल वाला पार्ट और एंगुलर वाला पार्ट। दोनों पार्ट्स को आप लोग कवर कर चुके हो। आज इस क्लास को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि आखिर आपके जो क्वांटम नंबर्स होते हैं n, l और m, इनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, यानी कि n से। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 29 of quantum chemistry. अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको क्वांटम केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से ऑन कर लो। सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा। लास्ट क्लास के हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन एटम को, और हाइड्रोजन एटम आपका कंप्लीट हो चुका है, रेडियल वाला पार्ट भी और एंगुलर वाला पार्ट भी। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे लास्ट क्लास के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हाइड्रोजन एटम के। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ कुछ बातें आपको याद करनी है। अगर वो बातें आपको याद रह गई तो वो क्वेश्चंस आप लोग काफ़ी जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ टाइप के क्वेश्चंस और भी आते हैं हाइड्रोजन एटम के, जो मैं आपको क्लास के अंदर आगे बीच बीच में कराता जाऊंगा। आज हम लोग कर रहे हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट। टॉपिक आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ n, l और m क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर्स को आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हो, लेकिन कैसे ये क्वांटम नंबर्स आप लोग अप्लाई करते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, क्या इनकी सिग्निफिकेंस होती है, उनके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखवाने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे n क्वांटम नंबर की, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। और मैंने यहां पर लिखी हुई अपनी पहली एप्लीकेशन, एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू एन ऑर्बिटल इन हाइड्रोजेनिक एटम इज सोलली और कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर n। यानी कि n के ऊपर आपकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी आप लोग कहां से निकालते हो, n क्वांटम नंबर से निकालते हो। l से आप लोग क्या निकालने वाले हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले हो। m से आप लोग क्या निकालने वाले हो, m से आप लोग निकालते हो एंगुलर मोमेंटम इन z डायरेक्शन। तो तीनों क्वांटम नंबर्स की अपनी अपनी एप्लीकेशंस है। n से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, n निकालने वाले जो आपकी एनर्जी होती है वो l और m के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। आपने इसका एक्सप्रेशन भी देखा होगा कि जो आपका En का एक्सप्रेशन होता है वो आपका होता है -13.6 z² अपॉन में n²। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए हो, जब आपके पास टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। और फॉर्मूले के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ n क्वांटम नंबर है। इसका मतलब कि आपकी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करती है। इफ इट इज सो देन वी प्लॉट एनर्जी लेवल डायग्राम, वी गेट मोर देन वन आइगन स्टेट एट द सेम एनर्जी लेवल्स मींस डीजेनरेसी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं बनाने जाऊंगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो आप लोग कुछ इस टाइप का बनाओगे फॉर योर हाइड्रोजेनिक स्पीसीज। जो आपके पास n = 1 क्वांटम नंबर के अंदर आपके पास एक ऑर्बिटल होता है, तो इस एक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उसके बाद जैसे आप लोग अपने क्वांटम नंबर को इंक्रीज करोगे, n = 2 में जाओगे, तो यहां पर आपके पास क्या होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक आपके पास होता है 2s ऑर्बिटल और 3 आपके पास कैसे होने वाले हैं, 2p ऑर्बिटल्स होने वाले हैं। और अगर आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करती है तो आपके पास यहां पर जितनी भी स्टेट्स हैं इन सब की एनर्जी भी सेम ही होनी चाहिए। अगर इनकी एनर्जी सेम है, इसका मतलब यहां पर आपके पास कैसी स्टेट्स हैं, ये डीजनरेट स्टेट। यहां पर आपके पास क्या है, 4 ऑर्बिटल्स हैं और जिनकी एनर्जी आपके पास क्या है, सेम है, जो कि आपकी बराबर होती है -3.4 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया है -13.6 z² अपॉन में n²। हाइड्रोजन एटम की अगर बात करूंगा तो आपके पास Z1 हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजेनिक एटम हुआ, कोई आपके पास एनाइन हुआ, लिथियम प्लस हुआ या फिर हीलियम 2+ हुआ, उसके इसके अंदर आप लोग Z की वैल्यू को पुट करते हुए जाओगे। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर क्वांटम नंबर्स हैं, n की वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट करते जाओ, आपके पास एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकलती रहेगी। तो जो आपके पास यहाँ पर n = 1 है, इसकी एनर्जी होती है -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके अंदर आपके पास क्या होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट होने वाली है, यानी कि इसकी जो आपके पास डीजनरेसी है वो कितने आपके पास 1 इसकी डीजनरेसी है। उसके बाद जो आपके पास n = 2 है, यहाँ पर आपके पास क्या आने वाली है, 4 स्टेट होने वाली है।
है, यानी कि जो इसकी डी डेंसिटी आपके पास कितनी है यहाँ पर 4 है। उसके बाद सेम इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, n=3 की जो एनर्जी वो क्या हो जाएगी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और 3 के अंदर आपके पास जितने भी आपके पास यहाँ पर स्टेट्स होंगे उन सभी की एनर्जी सेम होगी। इसे आप लोग क्या बोलोगे, डीजनरेट स्टेट्स बोलोगे। एक आपके पास यहाँ पर s का ऑर्बिटल होगा, 3 आपके पास p के होंगे, और आपके पास यहाँ पर 5 क्या होंगे, d के ऑर्बिटल्स होंगे। टोटल आपके पास कितने हो गए, 1 + 3 + 5, ये आपके पास कितने हो टोटल 9 आपके पास यहाँ पर इसकी डीजनरेट हो जाती है n=3 एनर्जी लेवल्स की। और अगर आप लोग यहाँ पर अपने एनर्जी को दिखाना चाहोगे एक ऑर्डर के अंदर, तो आप लोग दिखाते हो कि 1s की आपकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, उसके बाद 2s और 2p की आपके पास क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। 3s 3p और 3d क्या होगी, सेम होगी। फिर उससे ज़्यादा आपके पास क्या आएगा, 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा और 4f आएगा। लेकिन ये वाला ऑर्डर आपका ट्रू है फॉर हाइड्रोजेनिक एटम, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा एटम हो जिसके अंदर क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर आप लोग क्या लगाते हो, ओहबे प्रिंसिपल को लगाते हो, जिसका ऑर्डर आप लोगों को याद है, क्लास 11 से आप लोग इस प्रिंसिपल को भी पढ़ते हुए आए हो। वापस से आते हैं अपने हाइड्रोजेनिक एटम के ऊपर। मैं कह रहा था कि आपके पास जो सबसे कम एनर्जी है वो 1s की होगी, उसके बाद 2s 2p आएंगे, यानी कि इस एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास 1 + 3 क्या हो जाएंगी, 4 स्टेट हो जाएंगी। इस वाले एनर्जी लेवल में आपको क्या हो जाएगी, टोटल 9 स्टेट हो जाएंगी। फोर्थ एनर्जी लेवल में पास क्या हो जाएंगी, टोटल 16 स्टेट हो जाएंगी, यानी कि for n=1 वी गेट 1 स्टेट विद सेम एनर्जी, for n=2 वी गेट 4 स्टेट विद सेम एनर्जी, n=3 वी गेट 9 स्टेट विद सेम एनर्जी। अगर 1 है तो आपके पास क्या बन गई 1, अगर आपके पास 2 है तो क्या बन गया 4, अगर आपके पास 3 है तो क्या बन गया 9, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है डीजनरेसी का, जो कि किसके बराबर होता है, आपके पास यहाँ पर n² के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ फॉर nth एनर्जी लेवल, आपके पास जो इसकी डीजनरेसी होगी कितनी हो जाएगी, n=n² हो जाएगी। यहीं से मैंने अपने फॉर्मूले को क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया, यहीं से मैंने उसको क्या कर दिया है, डिराइव कर दिया है। अगर आपके पास n² स्टेट है, यानी कि अगर आपके पास n² ऑर्बिटल है, तो हर एक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्ड यहाँ पे पास क्या होने वाला है, फंक्शन होने वाला है। अगर आपके पास n² स्टेट है, इसका मतलब आपके पास क्या है, n² फंक्शन है, और इसका मतलब आपके पास क्या है, n² ऑर्बिटल है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और जब भी आप लोग स्पिन को इंक्लूड करोगे तो उस केस में आपकी डीजनरेसी क्या हो जाएगी, 2n² हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद करना है। अगर स्पिन दे रखी है तो gn क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। अगर स्पिन इंक्लूड नहीं है तो आपको तो gn है वो क्या हो जाता है, n² हो जाता है। ये सारे फॉर्मुलेज, ये सारी बात आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है जैसे कि व्हाट इज द डीजनरेसी ऑफ द लेवल हैविंग E = -e² अपॉन में 72 पाई एप्सिलॉन नॉट a नॉट। जब मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन एटम, वहां पर मैंने जबकि इसके एवरेज वैल्यूज निकलवा रहा था, वहां पर मैंने आपको दिखाए थे फॉर्मुलेज, तो वहां पर मैंने आपको काफी सारे एक्सप्रेशन लिखवाए थे एनर्जी के। एक मैंने लिखवाया था आपको -e² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a नॉट इंटू में z² अपॉन में n²। एक मैंने यहाँ पर लिखवाया था आपको me⁴ अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन h का स्क्वायर इंटू में z² अपॉन में n²। दोनों फॉर्मुले सेम है, सिर्फ और सिर्फ a नॉट की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया है। अगर आप लोग चाहते हो निकालना इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फॉर्मुला क्या होता है, -13.6 z² अपॉन में n²। अगर निकालना चाहते हो AU के अंदर तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा, -0.5 z² अपॉन में a²। और अगर आपको कांस्टेंट दे रखो रेडबर्ग कांस्टेंट साथ में, तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू में hc(z² अपॉन में n²। तो इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन का वो यूज कर सकता है। सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको याद करने हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको एक्सप्रेशन अभी तक याद भी हो गए होंगे। तो यहां पर आपको एनर्जी दे रखी है E = -e² अपॉन में 72 पाई एप्सिलॉन नॉट a नॉट। आपको निकालनी है डीजनरेसी। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस एनर्जी लेवल का आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो आप लोग क्या कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। वो किसके बराबर होगा, आपके पास डीजनरेसी के बराबर हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको n निकालना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये आपको एनर्जी की दे रखी है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्म के अंदर लिख दिया फॉर्मूला मैंने। उसके बाद सिर्फ कंपेयर कर दो, e² से e² कट जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन कट जाएगा, a नॉट कट जाएगा, और z यहां बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम, यानी कि z क्या आपके पास 1 है। 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, 1 ही रहेगा। माइनस से माइनस भी आपका कट गया, यानी कि आप लोग बोल सकते हो 72 = 8n का स्क्वायर। n का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा। और ये आपके पास क्या होती है, डीजनरेसी होती है, यानी कि आपके पास gn क्या आ गया, 9 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर आपका क्वेश्चन कहां से होता है, डीजनरेसी से होता है, और यहां से आपके पास क्वेश्चंस आते भी हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है SIR नेट 2012 का क्वेश्चन आपके सामने क्या है, द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन स्टेट इज -RH(Hc) अपॉन में 25, द डीजनरेसी ऑफ द स्टेट इज। तो आपको यहां पर उसने ये वाली फॉर्म दे रखी है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ गया, माइनस का RH
HC अपॉन में इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास n का स्क्वायर आ जाएगा। आपको गिवन है माइनस का RH HC अपॉन में 25। तो बहुत सामने आप लोग आराम से बोल सकते हो, आपको जो n स्क्वायर वो आपके पास क्या है यहाँ पर 25 है। आपसे पूछे डीजनरेसी यानी कि आपसे पूछा है n का स्क्वायर यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 25। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन आता है यहाँ से इस पार्ट से। अगर आप लोग उसको अच्छे से अप्लाई करोगे तो आप लोग आराम से यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर CSIR नेट JRF 2016 का। क्वेश्चन क्या है, द ऑर्बिटल डीजनरेसी ऑफ द लेवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम विद Z इक्वल टू 5 एंड एनर्जी इज अप्रोक्स माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहाँ पर एनर्जी दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि उसकी ऑर्बिटल डीजनरेसी कितनी है। अगर आपको यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि अगर आपको n पता चल जाएगा तो आप लोग यहाँ पर भी क्या निकाल सकते हो, ऑर्बिटल डीजनरेसी निकाल सकते हो। बात क्या है, सेम ही है जो हमने पढ़ी है डीजनरेसी, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, ऑर्बिटल डीजनरेसी बोलते हो। तो Z की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 5 दे रखी है और आपको कहा है कि आपके पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जो अभी आपने चीजें पढ़ी है वो सब चीजें आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपको गिवन एनर्जी किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी गिवन है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर होता है। आपको ये निकालना है, Z आपको गिवन है कितना 5, तो वैल्यू को पुट कर दो, क्या बन जाएगा माइनस का 13.6 इंटू में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। यहाँ पर क्या था मेरे पास माइनस का 13.6 ही था, तो माइनस 13.6 से आपका क्या कट जाएगा, माइनस 10.6 कट जाएगा। आपका जो n स्क्वायर वो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि जो आपका यहाँ पर भी GN है वो क्या रहने वाला है n स्क्वायर के बराबर, यानी कि 25 ही रहने वाला है। यहाँ पर भी आपके पास आंसर क्या है, C ऑप्शन सही है, 25 ऑप्शन सही है। तो सेम ही क्वेश्चन आया था लगभग, बस आपके पास एनर्जी की फॉर्म डिफरेंट थी और आपको सारी की सारी फॉर्म याद रखनी है। आपके पास कोई भी फॉर्म वो एग्जाम के अंदर दे सकता है, आपको सारी फॉर्म हर वक्त याद करनी है, कैसे आप लोग अपनी एनर्जी को निकालते हो। क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर टिफर में भी आते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अगला, द डीजनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल विद n इक्वल टू 6, n बीइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन एन हाइड्रोजन एटम और आयनिस। तो ये भी आपको सब कुछ गिवन है, हाइड्रोजन एटम गिवन है, आपको क्या गिवन है, Z गिवन है, n आपको यहाँ पर भी गिवन दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ डीजनरेसी पूछी है। अगर आपको दे रखा है n इक्वल टू 6, आपसे पूछा डीजनरेसी, सीधा फॉर्मूला लगाओ, n का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करना, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास आंसर डायरेक्टली 36 का हो जाएगा। टीफर में सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये था जो कि विद इन 5 सेकंड आपसे हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर करना है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो हर एक टॉपिक को, आप लोग सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन डरना नहीं है, क्वेश्चंस आपके पास इजी आएंगे। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखा करो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए कि हाँ मुझे टॉपिक आता है, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट नहीं करोगे तो खत्म कभी नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करना बहुत जरूरी है और स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप लोग स्टार्ट कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस रखो, आप लोग कर पाओगे, अपने ऊपर भरोसा रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है CSIR नेट 2011 का। क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, आपको सिर्फ और सिर्फ फीचर्स का यूज करना है जो हमने पढ़े थे अपने हाइड्रोजन एटम की कोरस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन क्या है, ए हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल विद रेडियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म r की पावर अल्फा e रेज टू द पावर माइनस बीटा r एंड 5 पार्ट एज e रेज टू द पावर माइनस 3 आयोटा 5। आपको यहाँ पर गिवन है 5 वाला पार्ट, आपको गिवन है रेडियल वाला पार्ट। आपके पास 3 पार्ट थे, r वाला था, थीटा वाला था और पाई वाला था। वो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पर n होने वाला है, l होने वाला है या फिर m होने वाला है, इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो आपको पता है कि कैसे आप लोग n को निकालते हो, आपको पता है कैसे आप लोग l को निकालते हो, आपको पता है कैसे आप लोग m को निकालते हो। आपके पास जो फॉर्म थी यहाँ पर एंगुलर पार्ट के अंदर, उसमें जो 5 वाला पार्ट था आपके पास क्या था, e रेज टू द पावर आयोटा m 5 के बराबर आपके पास यहाँ पर 5 वाला पार्ट था। यहाँ पर क्या गिवन है, e रेज टू द पावर माइनस 3 आयोटा 5 आपको गिवन है। तो डायरेक्ट कंपेयर करो, आपका m क्या निकल जाएगा, माइनस का 3 निकल जाएगा। और जैसे ही आपका m निकलेगा, आप लोग ऑप्शंस को देखो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन के अंदर आपको क्या गिवन है, m इज इक्वल टू माइनस का 3 गिवन है, यानी कि a जो है आपका क्या है, गलत है, और जो आपका यहाँ पर c है ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन को आप लोगों ने काट दिया, बाकी ये 2 ऑप्शन को आप लोग देखोगे ध्यान से तो दोनों ही ऑप्शन में जो आपको l की वैल्यू है वो क्या गिवन है, आपको 3 गिवन है, यानी कि l आपका 3 होने ही वाला है। और इसकी आपको जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि आप लोग l की वैल्यू कहां से निकालते हो, नोड से निकालते हो। और नोड आप लोग कैसे निकालोगे, जब वो क्या गिवन होगा, लुगेरे वाला पार्ट गिवन होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपने रेडियल फंक्शन को देखोगे तो यहाँ पर आपको नोड 1 भी गिवन नहीं है। यहाँ से अगर आप लोग नोड को l को निकालना चाहोगे तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे। क्या पता कि इस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो वो सब चीजें आपको नहीं पता है, तो नोड आप लोग यानी कि l की वैल्यू आप लोग यहाँ पर नहीं निकाल पाओगे। r के ऊपर पावर क्या है, अल्फा है, और अल्फा कितना है ये भी आपको नहीं पता। जो आपके पास स्टार्टिंग का पार्ट होता है 2zr/r
अपॉन में एन ए नोट, इसकी पावर भी आपके पास क्या होती है, एल होती है। यहां से भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, एल को निकाल सकते हो, लेकिन ये भी आपको क्या गिवन है, अल्फा गिवन, यानी कि एल की एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पाओगे। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको ऑप्शन है वो हेल्प कर रहे हैं कि आपकी एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। अब नोड्स आप लोग यहां से निकाल सकते हो इस इक्वेशन के अंदर कि यहां पर आपके पास क्या है, एक भी नोड वाला चीज यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी टर्म ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखी हुई है। पहली टर्म क्या थी, 2zr अपॉन में एन ए नोट की पावर एल। सेकंड टर्म क्या थी, लोगेरे, नीचे क्या था, n प्लस एल, ऊपर क्या था 2l प्लस 1। यहां पर आपके पास क्या था, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म माइनस का रो बाय 2, राइट। ये आपके पास पूरी टर्म थी। यहां से आपके पास क्या निकल आते थे, नोड निकल कर आते थे। यहां पर आपको देख सकते हो फॉर्मूले के अंदर कोई भी पार्ट यहां से लोगेरे से नहीं आया, कोई भी ब्रैकेट आपको यहां पर नहीं गिवन है। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो मतलब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए। वहां पर मैंने आपको कहा था कि अगर आपके फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स होंगे जो कि आपका लगोरे से आता है, वहीं से आप लोग क्या देखते हो कि आपके पास कितने नोड्स हैं। तो नोड्स यहां पर एक भी नहीं है। अगर आपके पास यहां पर कोई भी रेडियल नोड नहीं है, यहां से आप लोग क्या निकालते हो, रेडियल नोड्स को निकालते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस का l माइनस का 1। वो आपके पास क्या है, यहां पर 0 है। l की वैल्यू 3 होती है, आपको कहां से पता है, अभी अभी आपको ऑप्शन बचा ली। तो n माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो तीनों क्वांटम नंबर आप लोगों ने निकाल लिया। n इक्वल टू 4 आपने निकाला है, l इक्वल टू 3 गिवन था, m इक्वल टू -3 ये लो आप लोगों ने निकाला है, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर कैसे करते हैं उसको मैंने एक बार यहां पर दिखाया हुआ है। आपको रेडियल वाला पार्ट देखना है, आपको अपना क्या देखना है, थीटा फाई वाला पार्ट देखना है। आपको गिवन है e रेज़ टू द पावर -3 आयोटा फाई, यहां से देख लो आपका m है वो क्या निकल जाएगा, -3 के बराबर निकल जाएगा। m निकल गया। ऑप्शन को देखकर मैंने क्या डिसाइड किया, जो आपका l है वो आपके पास क्या गिवन है, यहां पर 3 ही गिवन है। यहां से देख सकते हो कि आपके पास जो नोड कितने निकलेंगे, 0, यानी कि n माइनस l माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि n माइनस 3 माइनस 1 क्या 0, यानी कि n आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूं यहां पर, द ऑर्बिटल विद 2 रेडियल नोड एंड 2 एंगुलर नोड्स इज। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि ऑर्बिटल कितने हैं। अगर आपको फॉर्मूला भी याद है कि रेडियल नोड आपका बराबर होता है n माइनस l माइनस 1 के और एंगुलर बराबर होता है l के, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। देखिए यहां पर क्या गिवन है, 2 एंगुलर नोड गिवन है, यानी कि l की वैल्यू क्या आपको गिवन है, 2 ही गिवन है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ एंगुलर नोड आपका l के बराबर होता है। इसे हम लोग तब भी पढ़ेंगे जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सिग्निफिकेंस ऑफ l क्वांटम नंबर, और इस बात को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो l की वैल्यू 2 हो गई। आपको गिवन है कि आपके पास जो यहां पर रेडियल नोड है ये आपको 2 गिवन है, यानी कि यहां पर l की वैल्यू को पुट कर दो, n माइनस का 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू आपके पास यहां पर निकल जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 5। तो 5 और 2 का मतलब आपके पास ऑर्बिटल कौन सा है, d है, यानी कि आपके पास ऑर्बिटल कौन सा है, 5d ऑर्बिटल है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बस आपको ये समझना है कि कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस नंबर 2 ऑफ n क्वांटम नंबर। सेकंड क्या है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द रेडियल नोड। फॉर्मूला देखा था n माइनस l माइनस 1, l भी आ रहा है, जो आपका n है यहां पर वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ l के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हो टोटल नंबर ऑफ नोड, तो वो क्या करोगे, आप लोग इसके अंदर क्या ऐड कर दोगे, एंगुलर वाला पार्ट, यानी कि प्लस l कर दोगे, आपके पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस का 1 बन जाएगा। अगर बात करते हो रेडियल नोड की, तो उसमें n की वैल्यू हेल्प करती है, लेकिन टोटल नोड जो आपके पास है वो सोलली आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, n के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को भी आपको याद करना है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग एवरेज वैल्यू ऑफ r फॉर एनी ऑर्बिटल एंड एवरेज वैल्यू ऑफ r कोरस्पॉन्डिंग टू s ऑर्बिटल इज सोलली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। आपको पता है कि s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये फॉर्मूला जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको निकलवाई थी हाइड्रोजन एटम की एवरेज वैल्यू ऑफ r। हमने लेकर चले थे फंक्शन वहां पर 1s का, लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि अगर किसी भी ऑर्बिटल की वो आपसे एवरेज वैल्यू पूछता है r की, तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पर यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर a नोट बाय 2 इंटू में 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू में 1 माइनस l इंटू में l प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, और इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो। जैसे कि अगर वो आपसे पूछता है डायरेक्टली कि जो आपका 3d ऑर्बिटल है इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ r क्या है, तो आपको पता है कि d का मतलब क्या है, l इक्वल टू आपके पास क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका मतलब क्या है कि n जो आपके पास यहाँ पर 3 है, तो n की वैल्यू को पुट कर दो, l की वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास डायरेक्ट क्या निकल जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ r निकल जाएगी। 1s के लिए हम लोगों ने अच्छे से हर एक चीज को डिराइव किया था, बाकी ऑर्बिटल्स के लिए आप लोग इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कर सकते हो। अगर मैं बात करूंगा s ऑर्बिटल की, तो आपका l क्या हो जाएगा, 0, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा 0, और ये अंदर वाली टर्म फिर क्या बन जाएगी 1 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 3 बाय 2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3 बाय 2 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इंटू
में a नॉट अपॉन में 2। तो अगर आप लोग खाली s ऑर्बिटल की बात करते हो तो उसके अंदर आपके पास कहीं भी l नहीं आ रहा। तो अगर आपको s ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग अपनी एवरेज वैल्यूज निकालनी है तो वो सोली डिपेंड करती है n की वैल्यू के ऊपर। लेकिन अगर आपको p ऑर्बिटल के लिए निकालना है, d के लिए निकालना है, f के लिए निकालना है, तो वहां पर आपको l को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो n के आपके पास यहाँ पर कुछ 3-4 फीचर्स थे, कुछ मैंने आपको आज क्वेश्चंस भी कराए जो आपसे पूछे गए थे हाइड्रोजन एटम में कोरस्पॉन्डिंग। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करना है। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ l, यानी कि l क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस क्या क्या होती है, इसे मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको अगर ये वाला लेक्चर अच्छा लगा, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन आए, जैसे ही मैं यहाँ पर लेक्चर डालूँ आपको पता चल जाए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना। और साथ ही साथ आप लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइज। नंबर आपके सामने है 9053519385। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।